नमस्कार मित्रों। इन दिनों में हमने चर्चा सुनी, की भी चर्चा, आपस में बातें बांटी भी बजट के बारे में। बजट का साहित्य से कोई रिश्ता जुड़ नहीं पाता। इतना ही जुड़ता है कि जब कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब अपना बजट प्रस्तुत करते थे, लेकिन उन्हें हिंदी नहीं आती थी, तो वो अक्सर बजट की जो स्पीच है, बजट का भाषण, वो उर्दू में लिख के लाते थे। उर्दू में उनको ज़रा ठीक ठाक उनकी महारत थी। वो पता इसलिए तब लगता था जब वो बकायदा दाईं ओर से जब पन्ना पलटते थे, बाईं ओर से, तो पता लगता था कि ये उर्दू वाली। और इसी बहाने से जब वो उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे बजट प्रस्तुत करते वक्त, तो जाहिर है कि जब एक भाषा की एक संस्कृति होती है, कल्चर होती है, उस भाषा में स्वाभाविक रूप से शायरी भी आ जाती है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जितने भी आप बजट देखेंगे, सब में शायरी का जिक्र है। सब में कुछ शेर कोट किए गए, गालिब भी उसमें मिल जाता है, उसमें दूसरे लोग भी मिल जाते हैं। और कई शायरों को उन्होंने बाकायदा उद्धृत किया, क्योंकि जब एक भाषा का एक तेवर होता है तो वो एक उसका हर भाषा का जादू होता है, वो सिर पे सवार हो जाता है। लेकिन अक्सर ये हुआ कि बाकी जब बजट आए अंग्रेज़ी में, तो अंग्रेज़ी में जितने भी बजट आए, अक्सर जो दक्षिण भारत के लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ी में बजट प्रस्तुत किए। अंग्रेज़ी में जब बजट प्रस्तुत किए गए, उनमें सबसे बड़ी जो बात होती थी कि कोट करने के लिए बमुश्किल वो एक दो अंग्रेज़ी के शायरों को कोट करते थे, अंग्रेज़ी के कवियों को, या अंग्रेज़ी के किसी भी समीक्षक या किसी दार्शनिक की एक आध कोई उक्ति, कोई उसका एक आध वाक्य कहा गया, उसको कोट कर देते थे। और अब अगर सीतारमन बजट जब से प्रस्तुत कर रही हैं, तब से उन्होंने एक दो बार पहले तो चाणक्य का जिक्र भी किया और कुछ एक अर्थशास्त्रियों का जिक्र किया, लेकिन उसके बाद फिर वो भी हवा हो गया। मित्रों, ये एक हकीकत है कि साहित्य नाम की चीज़, कला, संस्कृति, ये चीज़ें बजट का हिस्सा नहीं होती। जबकि सही स्थिति ये है कि बजट पर जितनी भी स्वाभाविक और स्वीकार्य आम आदमी की जो प्रतिक्रियाएं हैं, आम आदमी की जो तर्जुमानी है, आम आदमी का पक्ष प्रस्तुत करने का काम सारा का सारा साहित्य ही करता रहा है। मुझे याद है कि दुष्यंत ने भी ये बात कही थी कि कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कि कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। और इसको नरेश कुमार शाद ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया था कि जिंदा रहने के लिए नानो नमक दरकार है, कि जिंदा रहने के लिए नानो नमक दरकार है, जिंदगी नगमा नहीं तांबे की एक झनकार है, और कर कलर की खा डबल रोटी खुशी से फूल जा, कि कर कलर की खा डबल रोटी खुशी से फूल जा, कि भूल जाए शाद अपनी शायरी को भूल जा। तो एक व्यवहारिक धरातल पे आके चीज़ें बदल जाती हैं। और ये भी शायद शाद का ही शेर था कि जब जेब में पैसे बचते हैं, जब पेट में रोटी होती है, जब जेब में सिक्के बचते हैं, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त ये जर्रा हीरा है, उस वक्त ये शबनम होती है। अलग अलग तरह से आर्थिकता और आर्थिक विषमताओं का उल्लेख शायरों ने, कवियों ने अपनी अपनी कविताओं में, अपनी अपनी शायरी में किया। और इसी बात का जिक्र जब भी गोस्वामी तुलसीदास की बात होती है, तो भूखे भजन न होई गोपाला, और उसी बहाने से भूख और आम आदमी की जो एक प्रकार से जो अभावग्रस्त जिंदगी है, उसका उल्लेख भी हो जाता है। और इसी सिलसिले में थोड़ा सा और आप एक दो अगर कोट करना चाहें, तो आखिर में वो एक शेर याद आ जाता है कि वो हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। ये हकीकत नहीं हो सकती। ये बात अर्थशास्त्री हमें बताते हैं, वित्त के विशेषज्ञ हमें बताते हैं, बजट के प्रस्तुत करने वाले और बजट पर बहस करने वाले, चर्चा करने वाले हमें बताते हैं कि ये चीज़ें संभव नहीं हैं। लेकिन हकीकत यही है
कि यदि हम चाहते हैं कि वाकई हम ऐसी दुनिया दें जिसमें हर सिर पे छत हो, हर पेट में रोटी हो, हर बदन पे कपड़ा हो और हर हाथ को काम मिले, ये जब चीज़ें हम चाहते हैं तो ये यूटोपिया माना जाता है कि ये एक आदर्शवादी परिकल्पना है। कठोर धरातल पे इन चीज़ों के लिए प्राथमिकताएं अभी तक दर्ज नहीं हो पाई। यद्यपि इस बार भी बजट में वादा किया गया है कि 50 लाख बनेंगे मकान, लेकिन हकीकत ये भी है कि हमारा 130 के लगभग 130 करोड़ का देश है और इस देश में आयकर देने वालों की संख्या सिर्फ 5 करोड़ है। ये मतलब नहीं है कि लोग आयकर चोरी करते हैं, बाकी लोग, ऐसा नहीं है। आयकर दे ही नहीं सकते, इस स्थिति में नहीं है कि वो इनकम टैक्स पे ही बन सके, वो आयकर दाता बन सके। और यदि आयकर से कोई सुविधाएं मिलती हैं तो उन सुविधाओं से स्वाभाविक रूप से देश का एक बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो वंचित भी रह जाता है। ये तथ्य हमारे सामने आते हैं और जब इन तथ्यों का जिक्र कर रहे हैं तो मित्रों तब अनायास ही सैमुअल ब्रेख्त का एक नाटक याद आता है, वेटिंग फॉर गोडो। बड़ा चर्चित रहा अपने वक्त में और चर्चित रहने के साथ साथ उसमें जो मुख्य रूप से उसमें आर्थिक जो पहलू थे उसी को ज़्यादा उभारा गया। और गोदो, वेटिंग फॉर गोदो में एक्चुअली गोदो एक पात्र है और इस पात्र में आप नाटक में, पहले नाटक पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि नाटक में 2 व्यक्ति हैं, आपस में बात कर रहे हैं। वो संवादों के बीच में ही सारा का सारा नाटक, जिसका अधिकांश भाग संवादों के 2 व्यक्तियों के बीच में जो संवाद है उनके आधार पर ही चलता है। और इस कृति में दोनों जो आदमी हैं उन्होंने गोदो को देखा नहीं है, लेकिन चर्चा गोदो की करते हैं कि गोदो आएगा और हमारे सारे दुख दर्द भगा देगा। गोदो आएगा और हमें पेट भर रोटी मिला करेगी। गोदो आएगा, हमें अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। गोदो आएगा, हम अच्छे डांस कर पाएंगे। गोदो आएगा तो हम हर समारोह को, किसी पर्व को, त्योहार को बड़े अच्छे ढंग से मना पाएंगे। गोदो आएगा क्योंकि वो पश्चिमी पाश्चात्य सभ्यता में रचा बसा एक नाटक है, तो उसमें ये भी आता है गोदो आएगा तो हमें अच्छी दारू देगा, गोदो आएगा तो हमें अच्छी शराब भी मिलेगी और अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी। पेट पर तो कुछ एक वो डिशेस का नाम जो कि शाकाहारी नहीं है उनका नाम भी लेते हैं पात्र। लेकिन मित्रों वास्तविकता यह है कि गोदो नाम का कोई पात्र है ही नहीं। गोदो कभी मंच पर नहीं आता, लेकिन 2 व्यक्तियों की जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो सारी की सारी गोदो पर मुनस्सर हैं, उस गोदो पर जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। और इसी विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे इस क्षेत्र के एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं कुमार पेकल, उनकी एक कविता भी है इसी नाटक पर आधारित, इसी पात्र पर आधारित, कि गोदो तुम कभी नहीं आते, कि गोदो तुम कभी नहीं आते, हम सब जानते हैं। गोदो तुम कभी नहीं आते, हम सब जानते हैं, तुम कभी नहीं आओगे, फिर भी हम सभी तुम्हारी प्रतीक्षा में रहते हैं। फिर भी हम सभी तुम्हारी प्रतीक्षा में रहते हैं। सुनते हैं तुम भेड़ों के मालिक हो, दूर चरागाहों में रहते हो और तुम्हारी श्वेत धवल दाढ़ी बहुत भली लगती है। तुम कब आओगे? तुम कब आओगे? बेकारों को रोजगार, भूखों को रोटी, उम्र कैदियों को छुट्टी, बच्चों को चॉकलेट और कॉफी हाउस में बैठे लोगों के बिल दे जाओगे। गोदो तुम कब आओगे? गोदो तुम कब आओगे? उम्र कैदियों को छुट्टी, बच्चों को चॉकलेट और कॉफी हाउस में बैठे लोगों के बिल दे जाओगे। इसलिए तो फुटपाथ पर बैठे मजदूर, रेल पुलों पर ऊँग रहे भिखमंगे, जेलों में चक्की पीस रहे कैदी और गलियों में खेल रहे बच्चे, कॉफी हाउसों में मेजों पर झुके हुए चेहरे हर आहट पर चौंक चौंक जाते हैं, लेकिन तुम कभी नहीं आते। लेकिन तुम कभी नहीं आते, हम सब जानते हैं तुम कभी नहीं आओगे, फिर भी हम तुम्हारी प्रतीक्षा में रहते हैं, क्योंकि तुम हर रोज हमें कल आने का संदेश भेज देते हो। मित्रों, इन पंक्तियों में बहुत कुछ कवि ने एक
सैमुअल ब्रेख्त की एक कल्पना पर आधारित नाटक को आधार बनाकर, उसके एक पात्र को आधार बनाकर पूरी की पूरी जो स्थिति है हमारी राष्ट्रीय पटल की, वो प्रस्तुत कर दी है। और मित्रों, काश कि कोई दिन ऐसा भी होता जब कोई साहित्यकार बजट पेश करता तो क्या करता। कई बार कल्पना करने को मन भी करता है कि साहित्यकार का बजट कैसा होता। निश्चित रूप से वो संवेदनाओं की बात करता, वो ये भी बात करता कि पुस्तकों पर रॉयल्टी जो है वो ज़्यादा मिले, वो ये भी बात करता कि पुस्तकें लिखने के लिए केंद्र खोले जाएं, वो ये भी बात करता कलाकारों को ठीक राशि मिले। लेकिन ये सब चीज़ें जीवन के ठोस धरातल का हिस्सा कभी नहीं बनी। और उम्मीद लगाइए गोदो आएगा, किसी दिन कोई ऐसा वित्त मंत्री आएगा जो निश्चित रूप से कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े हुए लोगों की बात करेगा। धन्यवाद।